हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 23 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन की सीरीज़ का। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो आइए अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इवैल्यूएशन होता क्या है। तो इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब हम बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेके उसने कितना सीख लिया, यानी जब हम क्लास में एक बच्चे को एक टॉपिक हमने पढ़ाया, उसके बाद हम उसका किसी भी वे से एक टेस्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट भी या इनडायरेक्ट भी। उसके बाद हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा कि बच्चे ने पहले से कितना सीखा, क्या इम्प्रूवमेंट रही उसकी, ठीक है, उस सब्जेक्ट में उसकी क्या रैंक रही बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग, क्या उसकी बाकी परफॉर्मेंस क्या है, बाकी सब्जेक्ट्स में उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, इस सब्जेक्ट में उसने कितना अच्छा स्कोर करा पहले से या फिर कम करा, अगर वो उसने कम स्कोर करा तो क्यों, अगर बेटर स्कोर करा तो कैसे उसने स्कोर करा, ठीक है, कौन से टॉपिक्स पे उसे लेस मार्क्स मिले। तो ये सब हमें बताएगा। इवैल्यूएशन जब होगी तब हमें ये सब पता चलेगा। तो इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम बच्चे का टेस्ट लेंगे, फिर हम उसे मेजर करेंगे कि मतलब मार्क्स वगैरह देंगे, फिर हमें पता चलेगा कि क्या उसने इम्प्रूवमेंट करी या नहीं करी, ठीक है, यानी हम क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन लेंगे। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन जो होती है वो मेजरमेंट जो होती है, सबसे पहले हम मेजरमेंट की बात करेंगे, वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होती है। जैसे कि बच्चे को 8 मार्क्स मिले 10 में से, या 70% मार्क्स मिले, या फिर 80% मार्क्स मिले, 95% मार्क्स मिले, ठीक है, ये तो होती है हमारी मेजरमेंट। और इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन में होता है कि हम जजमेंट करते हैं कि बच्चे ने पहले से कितना सीखा। सपोज़ एक बच्चे के 40% मार्क्स आए या 40 मार्क्स आए 100 में से, तो हम उसकी मेजरमेंट करेंगे कि इसके 40 मार्क्स आए। लेकिन उसी बच्चे के पहले के टर्म में 20 ही मार्क्स आ पाते थे 100 में से, लेकिन इस बार उसके 40 मार्क्स आए हैं। तो हम वो इवैल्यूएट करेंगे कि उसने कितना सीखा, क्या उसकी इम्प्रूवमेंट रही। और सपोज़ जिस बच्चे के 100 में से 20 मार्क्स आते थे, अब उसके 10 मार्क्स आ रहे हैं या 20 ही आ रहे हैं, तो सपोज़ अगर उसके 10 मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब वो और वीक हो गया। कोई भी फैक्टर हो सकता है, जैसे हमने जो ऊपर डिस्कस करा। या अगर 20 ही रहा है तो टीचर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि उसकी वीकनेस क्या है। तो इवैल्यूएशन में हम नंबर्स को मेजर नहीं करते, हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या उसकी ग्रोथ रही, ठीक है, तो हम ये सब देखते हैं। अब देखो, प्रिंसिपल्स क्या हैं इवैल्यूएशन के, क्या सिद्धांत हैं उसके। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफाइंग लर्निंग आउटकम्स, कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे को सिखाना क्या चाहते हैं। जैसे कि मुझे हार्ट का डायग्राम सिखाना है बच्चे को, तो मैं ये चाहूँगी कि उसे वर्किंग पता हो हार्ट की, कि कौन से पार्ट से क्या आता है, ब्लड कैसे पंप होता है, कौन से वेन्स आर्टरीज, मतलब कहाँ से जाएगा, कौन से चैम्बर से आएगा, कौन से पे जाएगा, तो ये सब पता हो। तो पहले मुझे आउटकम्स का, मुझे पहले आउटकम डिसाइड करने होंगे कि वो एट द एंड सीखे क्या। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स। जब बच्चे का हम इवैल्यूएशन करेंगे तो अलग अलग टाइप से करना चाहिए, कभी लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस का, कभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, कभी बच्चों से बातें करके, कभी उन्हें ऑब्जर्व करके। तो अलग अलग टेक्निक्स होनी चाहिए उनकी। तो नॉलेज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बच्चों का ऑब्जर्वेशन मेथड से इवैल्यूएशन कर रही हूँ तो ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ लिमिटेशन होते हैं। सपोज़ बच्चे को पता है कि टीचर मुझे देख रही है, तो वो अच्छा करेगा या गलत नहीं करेगा। या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में मे भी बच्चे को सारे टॉपिक्स आते हो, अगर 10 टॉपिक्स हैं तो 9 टॉपिक्स आते हो, बट उसे वो एक ही टॉपिक ना आता हो, तो हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक इवैल्यूएशन के मेथड्स में कुछ कमियां हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हमें इवैल्यूएशन करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये तो हो गया, अभी मैंने आपको बताया। फिर है प्रिंसिपल ऑफ द पर्पस, कि क्या मेरा एम है, मैं कर क्यों रही हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए, एक टीचर को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर होने चाहिए कि क्यों हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्या पर्पस है हमारे इवैल्यूएशन का, क्यों हम करवाते हैं इवैल्यूएशन। सबसे पहला स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में हमें पता चले कि उसकी कितनी लर्निंग है, क्या उसकी अचीवमेंट है। स्कूल पर्सनल परफॉर्मेंस, स्कूल कितना परफॉर्म कर पा रहा है, स्कूल का परफॉर्म कर पा रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, स्टूडेंट्स ने कितना सीखा। अटेंडेंस रजिस्टर से, सपोज बच्चे आ रहे हैं रेगुलर स्कूल, तो हमें पता चलेगा कि बच्चों को अच्छा लग रहा है स्कूल आके, ठीक है। डेली और वीकली जो टीचर्स डायरी लिखते हैं उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, उससे हमें पता चलेगा
तो इन सब से हमें स्कूल के भी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। सूटेबिलिटी ऑफ करिकुलर एंड अदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कि जो कोर्स कंटेंट है वो सही है कि नहीं है, बच्चों की लेवल के अकॉर्डिंग, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है कि नहीं हो रहा, बच्चों को डिफरेंट मेथड से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं, क्या प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं पढ़ाते वक्त, इन सब पे ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। और इससे क्या होता है, एक प्रोग्राम मतलब बच्चों के लिए हमें प्रोग्राम्स वगैरह, प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए ताकि बच्चे की बेटर लर्निंग हो। एक्सक्रेडिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन्हें एक चेकलिस्ट बना के मेंटेन करनी चाहिए कि बच्चों को उतना जो हमारा मेन एम है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड, जब हम बच्चों का टाइम टू टाइम टेस्ट लेंगे तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। कैपेबिलिटी वाइज एब्जॉर्प्शन, हमें ये पता होना चाहिए कि कितना बच्चा क्या सीख सकता है, उस हिसाब से हमें पढ़ाना चाहिए और इवैल्यूएशन करनी चाहिए। आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, हर एक बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता तो हमें पता चलेगा कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, ऐसे। शार्पनिंग टीचर स्किल इन पेडागोजी, टीचर को टीचिंग स्टाइल आना चाहिए, पढ़ाने का तरीका आना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक बोरिंग क्लासरूम की तरह पढ़ाया। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जैसे बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसे अवार्ड्स दे के या उसे अप्रेज करके हम उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो हमारे इवैल्यूएशन का यही पर्पस होता है, ठीक है। अब इवैल्यूएशन जो होती है वो 3 बेसिस होते हैं उसका, एक होता है नेचर बेसिस, एक फंक्शनल बेसिस, एक होता है इंटरप्रिटेशन बेसिस। अब देखिए तीनों के बारे में हम जानेंगे कि नेचर बेसिस क्या होता है, फंक्शनल बेसिस क्या होता है और इंटरप्रिटेशन बेसिस क्या होता है। तो देखिए नेचर बेसिस में क्या होता है, नेचर बेसिस में होता है कि बच्चे को हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करवाना है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट हो सकता है उसके लिए, ठीक है। बच्चे की जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस हमारे पास निकल कर आए, ठीक है। और टिपिकल परफॉर्मेंस एडजस्टमेंट, यानी मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा ये पर्टिकुलर सीखे, वो मुझे उससे पता चले, ठीक है। उसके लिए मुझे प्रॉपर टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी, पर्सनैलिटी मेजर करने पड़ेंगे कि बच्चा जो है वो अपना बेस्ट स्कोर दे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे। नेक्स्ट है फंक्शनल बेसिस। फंक्शनल बेसिस का मतलब होता है कि इस इवैल्यूएशन में जब हम बच्चों का आंकलन करते हैं तो वो एक टाइम डिसाइड करते हैं कि कब मैं बच्चों को चेक करूँगी। सपोज़ जब मैं एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो उसमें क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होती है कि बच्चे को पहले से कितना पता है। तो मे बी मैं तब कर सकती हूँ बच्चे की टेस्टिंग कि बच्चे ने पहले टॉपिक से कितना सीखा, या फिर मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर कर सकती हूँ या बीच में भी कर सकती हूँ। तो फंक्शनल में मैं पहले से ही डिसाइड करके रखूँगी कि मुझे बच्चों का आकलन करना कब है, क्या टाइम होगा, क्या बिगनिंग में होगा या ड्यूरिंग द प्रोसेस होगा या टर्मिनेशन ऑफ टीचिंग यानी कि लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये होता है फंक्शनल बेसिस में। और इंटरप्रिटेशन मेथड में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन बेसिस में क्या होता है, हम बच्चों की अचीवमेंट को कंपेयर करते हैं डिफरेंट बच्चों से, ठीक है। कि क्लास में जो हम रैंक सिस्टम देते हैं कि इस बच्चे की रैंक 1 है, इस बच्चे की रैंक 4 है, ठीक है। तो वो होता है हमारा इंटरप्रिटेशन बेसिस। वो नॉर्म रेफर्ड मेजरमेंट से भी हो सकता है, क्राइटेरिया रेफर्ड से भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से हम कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इवैल्यूएशन के टेक्निक्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है सीसी, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसका मतलब है बच्चों का जो आकलन हम करेंगे वो लगातार करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि फाइनल टर्म के मार्क्स में हम बच्चे को जज करेंगे, ठीक है। तो हमें लगातार करना है, तभी तो हमारे यूटी टेस्ट वगैरह होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों का ही हमें बच्चों का आकलन करना है। फिर होती है रेमेडियल टीचिंग, यानी जब हमने बच्चे को एक पढ़ाया एक टॉपिक, सपोज़ बच्चा सब कुछ सीख गया बट उसे ऐड में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से वो मल्टीप्लाई में, जब हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके बाद वो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में ऐड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसका आंसर गलत हो रहा है। तो बच्चे को जिस भी टॉपिक पे प्रॉब्लम है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करें कि वो टॉपिक क्या है, फिर उसे रेमेडियल टीचिंग दे। रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है, रेमेडी जाती है, सॉल्यूशन दिया जाता है जहाँ पे भी उसको प्रॉब्लम है। फिर है ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है एक थर्ड मेथड। ग्रेडिंग सिस्टम में जैसे कि कुछ एक टेबल मान लो, जैसे मैं टेबल है, टेबल ये डिसाइडेड होती है कि जैसे जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 91 से 100 के बीच में आए, वो बच्चे A1 ग्रेड डिज़र्व करेंगे, या उनकी CGPA या फिर पॉइंट में 10 होगा, 10 मार्क्स। अब इसमें क्या होता है, सपोज़ एक बच्चे के 91 आए, दूसरे के 99 आए, ठीक है। तो ज़्यादा मार्क्स तो 91 वाले बच्चे के आए,
उसको भी A1 ग्रेड मिलेगा, और जिस बच्चे के 99 मार्क्स आए उसको भी A1 ग्रेड मिलेगा। तो इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि A1 में सपोज़ 2 बच्चे हैं, दोनों में से A1 में भी ज़्यादा किसके हैं। लेकिन ये मेथड इसलिए हमने अपनाया है ताकि बच्चे अपने आप को इक्वल माने कि मेरे भी A1 है, उसके भी A1 है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी बच्चे के 85 मार्क्स आए तो हम उसे बोलेंगे कि आपके ग्रेड्स हैं A2, या आपके 9 ग्रेड पॉइंट्स है, तो 9 ग्रेड का ये मतलब है कि उसके 82 भी हो सकते हैं, 83, 84 से लेके उसके 89 तक कहीं पे भी मार्क्स हो सकते हैं। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों की इवैल्यूएशन के। सो इस वीडियो में हमने जाना कि इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट क्या होती है, कैसे हमें करनी चाहिए। सो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। And if you like watching the education of videos, to do subscribe to my channel. Thanks for watching.